हाँ बच्चों, आज हम किसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं? AS28 का। AS28 किसका है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। तो स्कोप तो हम बाद में देखेंगे, या आप अपने आप से ही देख लेना किस पर नहीं लगेगा। सभी एसेट्स पर लगेगा एक्सेप्ट मतलब इन पर नहीं लगेगा। इन्वेंट्रीज पर, एसेट अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल एसेट जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी शेयर खरीदे हैं, दूसरी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हैं, और डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो ये इन पर नहीं लगेगा। इसके इन पर क्यों नहीं लगेगा मैं एंड में डिस्कस कर लेता हूँ, अभी समझ नहीं आएगा। पहले कोर्स ये समझ लें, उसके बाद में क्या समझ में आएगा कि इन पर क्यों नहीं लगेगा। अब इंपेयरमेंट का सिंपल सा मतलब है, देखो आपने एक बैलेंस शीट में आपके एसेट आ रही है कितने रुपए की, डेप कट कटा के 100 रुपीज की कैरिंग अमाउंट आ रही है। मान लो कोई पीपी है, उसकी कैरिंग अमाउंट कितने की आ रही है आपकी बुक में? 100 रुपए। अब आप उसको बेचोगे तो लैंड को छोड़ दिया जाए तो ये पक्का पक्का चांस है कि क्या है, इसका मार्केट प्राइस क्या होगा? कम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग से लेते हैं, खरीदने से लेते हैं एसेट। मैंने एक एसेट खरीदी कितने रुपए की? मान लो ये मैंने लैपटॉप ही खरीदा कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। अब मेरा मानना है कि 10 साल चले, 5 साल चलेगा, तो पहले साल के एंड में कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी? 40,000। मैं 10,000 का डेप लगा रहा हूँ, दूसरे साल के एंड में कितनी हो जाएगी? 30। अब मैं इसको बेचूंगा तो क्या होगा? 30 से कम में बिकेगा। ऐसी मान लो कम में बिकेगा, 2-2 साल पुराने हैं तो क्या है, 30,000 से बहुत कम में बिकेंगे। 10-10 हजार की चीजें होती है। तो फिर हम बैलेंस शीट में अगर कितना शो करें, 30,000, तो क्या ये सही है क्या? बोलो ना। फिर तो बैलेंस शीट मिसलीडिंग है नहीं। इसके बारे में ये इंपेयर करवाएगा इसको। ऐसे नहीं है कि मार्केट प्राइस पर ले आओ, लेकिन आपको क्या करना है? इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। देखो अगर आप किसी और तरीके से एसेट के 30,000 से ज्यादा ले सकते हो तो आप 30 पर ही रखो, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं कमा सकते तो आपको इंपेयर करना होगा। अब मुझे दो वैल्यूज निकालनी होगी, रिकवरेबल अमाउंट निकालनी होगी इस एसेट की। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस का हायर। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस का हायर। मान लो इस एसेट की वैल्यू इन यूज है 40,000 और नेट सेलिंग प्राइस अगर बेचूंगा खर्चे काट कुटा के कितने रुपए मिलेंगे मुझे? 10। नेट मतलब जैसे कोई बड़ा प्लांट है तो उसको बेचने के लिए क्या है, किसी दूसरी जगह छोड़कर आना पड़ेगा, तो उसका खर्चे काट के कितने मिलेंगे? 10। तो 10,000 नेट सेलिंग प्राइस है, लेकिन वैल्यू इन यूज तो इसकी 40,000 है ना, ज्यादा है ना। भाई मुझे बेचना ही नहीं है ना प्लांट, मैं तो यूज करूंगा, उससे प्रोडक्शन करूंगा, और प्रोडक्शन करके क्या होगा? मैं कितने रुपए कमा लूंगा? 40,000। तो फिर मुझे लॉस बुक नहीं करना है। लेकिन दोनों में से किसी भी तरीके से, पहला तरीका क्या है? बेच कर देख लो, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट सेलिंग प्राइस। दूसरा तरीका क्या है? वैल्यू इन यूज। यूज करके आप कितना कैश फ्लो जनरेट कर लोगे। इन दोनों से ही अगर ये वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस दोनों ही, मान लो वैल्यू इन यूज कितनी होती? 25। नेट सेलिंग प्राइस कितना होता? 10। तो हायर कितना आ जाता? 25। तब मैं 25,000 से ऊपर नहीं रखूंगा। असेट को किससे ऊपर नहीं रखना? सेल प्राइस नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर नहीं रखना। और रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस का हायर। आप सिंपल सी बात समझो कि जैसे आईपैड है, ये मेरे पास क्या है? आईपैड। ये 50,000 का खरीदा और 2 साल बाद ये कितने का आ रहा है? 30,000 का। लेकिन अब मैं इसको बेचूंगा तो 10,000 रुपये नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन मैं तो इससे पढ़ा पढ़ा के बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर लूंगा ना। तो उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या है? आगे आने वाले इससे जो आगे आने वाले नेट कैश फ्लोज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन वैल्यू इन यूज भी कम है, बच्चे ही आने बंद हो गए मेरे पास, तब क्या होगा? तब तो लॉस बुक होना चाहिए। तो एएस कहता है सबसे पहले क्या निकालो? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट किसका हायर है? नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज का हायर है, ठीक है। नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज का हायर है। वैल्यू इन यूज के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज, किसकी? आने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू यूज करने से, और लास्ट में यूज कर करके लास्ट में कबाड़ बेचेंगे तो कबाड़ से भी जो कैश फ्लो आएगा उन दोनों का समेशन कर लो और उसका क्या ले लो? वैल्यू इन यूज। और फिर दूसरी वैल्यू क्या निकालो? नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? अमाउंट ऑब्टेनेबल फ्रॉम सेल ऑफ एसेट लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मतलब बेचने के जो खर्चे लगेंगे। इन दोनों का क्या ले लो? हायर। उसको क्या बोलते हैं? रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा अगर कैरिंग अमाउंट है तो क्या करो? लॉस बुक करो। अगर रिकवरेबल अमाउंट से भी ज्यादा कैरिंग अमाउंट है तो लॉस बुक करो। अब हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से, लेडीज क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी। एट्थ स्टडी मटेरियल का टीवाई का, वीनस लिमिटेड एज फिक्स एसेट्स व्हिच इज कैरीड इन बैलेंस शीट एट 500 lakhs। आज ये बुक में कितने की आ रही है? 500 लाख की। इसकी वैल्यू इन यूज कितनी है? 400 लाख। वैल्यू इन यूज का मतलब आज के बाद जितना इससे चलेगी उन सालों में जो जो कैश फ्लो आएंगे उनकी क्या निकाली मैंने? पीवी। और लास्ट में जो स्क्रैप आ गया उसकी भी क्या ले ली? पीवी। तो आगे जितने साल चलेगी उससे कितने कैश फ्लो जनरेट होंगे? 400। तो वो तो क्या आ गई? वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस कितना है?
तो इन दोनों का हायर क्या आएगा 400। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या आ गई 400। रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई 400 और कैरिंग अमाउंट कितनी है 500। तो लॉस कितने का आ जाएगा 100। लॉस कितने का आ जाएगा 100 का। तो रिकवरेबल अमाउंट है 400 और वैल्यू इन यूज कितनी है, सॉरी कैरिंग अमाउंट कितनी है 500। तो कितने रुपए का लॉस बुक करना पड़ेगा 100 रुपए का। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस कितने का आएगा बोलो 100 रुपए का। फटाफट से आंसर देखो। सबसे पहले क्या लिखोगे रिकवरेबल अमाउंट, वो हायर है किसका वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, वो कितना आ गया 400। 500 माइनस 400 कितना आ गया 100 रुपए का। अब इंपेयरमेंट लॉस टू असेट कर दो, भले ही क्या लिख दो प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, कुछ भी लिख दो। इंपेयरमेंट लॉस टू असेट भी कर दो तो एंट्री गलत नहीं है। ठीक है, आपको असेट की वैल्यू कम करनी है। जैसे असेट के डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्या करते हैं, या तो हम असेट में से माइनस कर देते हैं या क्या बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप, और फिर इसको कहाँ भेज दिया P&L में। जनरल एंट्रीज पूछी थी, बैलेंस शीट में कैसे आएगा वैल्यू इन फिक्स एसेट्स की कैरिंग अमाउंट कितनी थी 500, 100 रुपए के इंपेयरमेंट लॉस, तो ये कितना आ गया 400। अब एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। अभी तो इसमें वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस दिया हुआ था ना, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलते हैं वो करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पर आओ। एर्गो इंडस्ट्रीज लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट, पेज नंबर है बच्चों 5238। इसके फॉलोइंग एस्टिमेट्स है कैश फ्लोज के रिलेटिंग टू पीपी ऑन 31/12/2001। डिस्काउंट रेट कितनी है 15%। और ये कैश फ्लोज दिए हुए हैं, रेजिडियल वैल्यू इतनी दे रखी है। पीपी कितने कब खरीदी थी हमने 11XX को, खरीदी कब थी 11XX को, और हम कहां पर है 31/12/X1 पे। यूजफुल लाइफ कितनी थी 8 ईयर्स। नेट सेलिंग प्राइस कितने का है 20,000। कैलकुलेट ये क्या चीज कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट बताओ। असेट कैरिंग अमाउंट कैसे निकलती है कॉस्ट माइनस डेप। तो असेट कितने की खरीदी थी 40,000। असेट कितने की खरीदी थी 40,000 लाख की। यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी 8 साल। तो डेप कितना आ जाएगा, और रेजिडियल वैल्यू कितनी है 1000। अब पहले बताओ कितने साल निकल चुके हैं। डेप कैसे निकाला इसने 40,000 माइनस 1000, समझ रहे हो क्या, रेजिडियल वैल्यू माइनस कर दी। इंटू 3/8 कैसे आ गया, डिवाइड बाय 8, और 3 सालों का डेप, 3 साल निकल गए। कैसे निकल गए, ये XX लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है द ईयर XX इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर बिफोर X0। तो पहला साल कब खत्म होगा 11XX से 31/12XX को। मान लो कि ये 9 है तो इधर भी तो 9 ही आएगा, 31/12 9, एक एक से स्टार्ट हो रहा है ना साल। तो पहला साल कब खत्म हुआ 31/12XX को। अगला कब होगा 31/12X1 नहीं है X0 है। X0 है क्योंकि ये कह रहा है कि X0 से पहले वाला है XX, तो अगला साल X0 है और उसका अगला साल कौन सा है X1। तो हम कहाँ पर है X1 पर है, तो इसलिए कितने साल निकल गए 3 साल। तो कैरी कॉस्ट कितने की है एसेट की 40,000, और 3 सालों के डेप माइनस कर दिए 40,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 8 पर एनम डेप इंटू 3 करने से क्या आ गया 3 साल का टोटल डेप। तो ये आ गया डेप। अब कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी कॉस्ट माइनस डेप। ये तो निकालना आता ही ना, 11th क्लास का बच्चा कर देगा कॉस्ट में से 3 सालों के डेप माइनस करने। डेप कैसे आएगा, सीधा 40,000 डिवाइड बाय 8 मत कर देना, 40,000 माइनस रेजिडियल वैल्यू। एक बार मैं इसको टाइम लाइन पे अरेंज करता हूँ पूरे क्वेश्चन को आगे का पार्ट समझाने के लिए। असेट कब खरीदी गई है बच्चों 11XX को, 1 साल 2 साल 3 साल। हम यहाँ पर है, हम कहाँ पर है 31/12X1। कैसे है, इधर XX ही एंड होगा 31/12, फिर 31/12X0 और ये X1। हम कहाँ पर है बच्चों इस दिन है। तो 3 साल निकल चुके हैं, तो अब आगे कितने साल और बचे हुए हैं 5 साल। और यहाँ हम इंपेयरमेंट की क्या कर रहे हैं टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आगे 5 सालों के कैश फ्लो क्या आएंगे 1 2 3 4 5, और 5वें साल के एंड में क्या आएगी ये रेजिडियल वैल्यू भी तो आएगी। ये हमने यहाँ एस्टिमेट करी थी कि 8 साल बाद मिलेगी, लेकिन अब से कितनी दूर है ये 5। तो इन पांचों की क्या करनी पड़ेगी तुम्हें डिस्काउंटिंग, और 5वें साल में 1000 की भी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। 5वें साल में किसकी डिस्काउंटिंग भी करनी पड़ेगी 1000 की। तो वो क्या आ जाएगा वैल्यू इन यूज की, एसेट को यूज कर करके इतने पैसे आएंगे मेरे पास
इस आईपैड की वजह से इतनी फीसें आएंगी, लास्ट में आईपैड का कितना मिलेगा, 1000। पक्का। तो वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी, ये आगे 5 साल के, लास्ट वाले साल में 1000, ये दोनों सेम ईयर के हैं, देख लेना, 5 में के हैं, छठे का मत लगा देना। तो इसकी पीवी क्या आ गई, वैल्यू इन यूज। ठीक है, और फिर क्या आएगा, वैल्यू इन यूज समझ में आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस का हायर। नेट सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000। तो सर फिर ये 1000 क्या है, नालायक, ये 1000 तो यहाँ की रेजिडियल वैल्यू है, एंड में इतना मिलेगा, अभी बेचूंगा तो कितना मिलेगा, 20,000। इंपेयरमेंट यहाँ चेक कर रहे हैं, तो अभी बेचूंगा तो कितना मिलेगा, 20। तो मैं इन दोनों में से ज्यादा किससे जनरेट कर लूंगा, 20,000। बोलो रिकवरेबल अमाउंट क्या आएगी, 20,000 और 19,025 का हायर। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या आ गई, 20,000। कैरिंग अमाउंट कितनी है, 25,375। तो कितने का लॉस डालना पड़ेगा, 25,375 माइनस 20, 500, 300, 5,375 का लॉस डालना पड़ेगा। अब नई कैरिंग अमाउंट क्या आ जाएगी, 20,000। ये 25,375 थी, इतने का लॉस डाल दिया तो क्या रहेगी, 20,000। अब आगे का डेप और पूछा है इसने, तो आगे का डेप कैसे आएगा, 20,000 में से 1000, रेजिडियल वैल्यू तो अभी भी है, डिवाइड बाय 5, 3800। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस रेजिडियल वैल्यू को कहाँ 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 यूज करना है। नंबर 1, पहला डेप निकालते समय, कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए था, 3 सालों के डेप चाहिए थे ना। तो नंबर 1 तो पहला डेप निकालते समय, उसको मैं क्या बोलूंगा, ओरिजिनल डेप। नंबर 2 कहाँ इसको यूज करना है, वैल्यू इन यूज निकालते समय, वैल्यू इन यूज निकालते समय लास्ट साल में इसको और लेना है। और नंबर 3 जब दोबारा से रिवाइज डेप निकलवाया है तब। ठीक है, 3 बार इसको क्या करना है, यूज करना है। श्योर। इलिस्ट्रेशन 2 पर आओ। एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ प्लांट एसेट, थैंक गॉड बता दिया, नहीं तो मैं प्लांट को लाइबिलिटी मान लेता, बकवास। कैरिंग अमाउंट कितने की है इसकी, 100 लाख। कब, 31/3/1 को। बैलेंस यूजफुल लाइफ कितनी बची हुई है, 5। रेजिडियल वैल्यू 5 साल के बाद में कितनी है, 5 लाख। फ्यूचर कैश फ्लोज अगले 5 सालों के हैं, तो आगे 5 साल की लाइफ बची है, तो आगे की वैल्यू इन यूज निकालनी है, 50, 30, 30, 20, 20। कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, अगर डिस्काउंट रेट कितनी है, 10%। तो ये तो लेने ही लेने हैं, लेकिन लास्ट में क्या मत भूल जाना, लास्ट में जो 5 लाख मिलेगा वो। तो ये ले लिए, प्लस आगे 5 लाख और जोड़ दिया। अब इसने पहले यहाँ टोटल कर दिया, पिछले में क्या साथ में टोटल कर दिया, तो ये क्या आ गई, वैल्यू इन यूज। और उसके बाद में नेट सेलिंग प्राइस कितना हो, 60। तो आप क्या निकालो, रिकवरेबल अमाउंट भी। तो रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों का हायर आती है, तो वो कितना आ गया, 1 to 1.92। पक्का, 1 to 1.92। तो रिकवरेबल अमाउंट है 1 to 1.92, और कैरिंग अमाउंट कितने की है, 100 लाख। तो इंपेयरमेंट लॉस कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, बस इग्नोर कर दो। ठीक है, इसलिए पूछा भी नहीं है, लेकिन इंपेयरमेंट गेन जैसी कोई चीज नहीं है, आएगा तो क्या आएगा, इंपेयरमेंट लॉस। समझ गए क्या, हाँ बच्चों फटाफट से सुनो। कैरिंग अमाउंट 100, वैल्यू इन यूज और एनएसपी ये 80, ये 90। तो कितने तक का लॉस बुक होगा, 10 का। इन दोनों का हायर कितना आएगा, 90। 100 का 90 आ गया, तो 10 का लॉस बुक हो जाएगा, 80, 110। तो कोई इंपेयरमेंट गेन बुक हो जाएगा क्या, नहीं। इंपेयरमेंट का मतलब ही क्या होता है, नुकसान। तो गेन थोड़ी हो सकता है। तो ये कैरिंग अमाउंट कितनी पड़ी रहेगी, 100, 110, 10। तो भी क्या होगा, वैल्यू न्यूज कितनी आई, 110। रिकवरेबल अमाउंट कितनी आई, सॉरी 110। तो 110 आ गई, तो लॉस बुक नहीं होगा। इन दोनों में से कैसे भी करके अगर आप ज्यादा रियलाइज कर सकते हो, तो आपको लॉस बुक नहीं करना। या तो यूज करके, जैसे आईपैड है, बच्चे आ रहे हैं तो यूज करके ज्यादा ले लूंगा, बच्चे नहीं आ रहे तो क्या होगा, बेच लिया। दोनों में से किसी भी तरीके से अगर पैसे ज्यादा कमा सकता हूं, तो मैं लॉस बुक नहीं करूंगा। पक्का, समझ गए क्या बच्चों। तो 1 हो गया, 2 तो भले ही आप काट सकते हो, कुछ नया इसमें है नहीं। अब इंपेयरमेंट लॉस को चार्ज कहां से करना है, अभी तक तो मैं आपको कहां से बता रहा हूं, पी इंडल से। इंपेयरमेंट लॉस को चार्ज कहां से करना है, पी इंडल से। बट अगर ये एसेट पास्ट में क्या हुई थी, अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी। क्या हुई थी, पास्ट में अपवर्ड रिवैल्यू। तो क्या होगा, इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से। जैसे मैंने एक एसेट खरीदी थी, प्लांट टू कैश, 100 रुपए की, एक बार डेब वेब भूल जाओ। और बाद में इसको क्या करा था मैंने,
प्लांट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, अपवर्ड रिवैल्यू की थी तो मैंने क्रेडिट किस में डाला था, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, 30 रुपए का। अब इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, 130। अब मान लो इंपेयरमेंट टेस्ट जब मैं कर रहा हूं तो रिकवरेबल अमाउंट कितने की आ रही है, 125 की। तो क्या एंट्री करूं, 130 को कितना करना है, 125, तो असेट कितने से कम हो गए, 5 से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से डेबिट हो जाएगा, 5 से। बट अगर इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है, 90, तब क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से डेबिट हो जाएगा, 30 से। लॉस कितना हो गया, 130 में से 90, 130 की है ना कैरिंग अमाउंट, 90, तो लॉस कितना बुक करना है, 40। तो लॉस तो कितना बुक करना है, 40, लेकिन बाकी डेबिट कहां से लूंगा, P&L। तो टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल रिवैल्यूएशन रिजर्व इट विल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड, बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू P&L। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो क्या होगा, समझ गए क्या। इलिस्ट्रेशन 10 पर आओ। इलिस्ट्रेशन इन टी वाई के का 10 है, पेज नंबर 5.246। फाइंड आउट द इम्पेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और करंट ईयर डेप। असेट की कॉस्ट कितने की थी, 56, यूजफुल लाइफ कितनी थी, 10, सेल्वेज वैल्यू नील थी, करंट कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 27.3। तो ये तो बहुत पुरानी है। अब डेप लग लग के इसकी कैरिंग अमाउंट कितने की आ रही है, 27.3। यूजफुल लाइफ रिमेनिंग कितनी है, 3 साल, मतलब कितने साल चले गए हैं ऑलरेडी, 7, क्योंकि 10 की थी ना लाइफ। तो हम 7 साल बाद यहाँ क्या कर रहे हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट। तो सर बीच में 6 साल कहाँ चले गए थे, इंपेयरमेंट ऐसे ही नहीं लगाना होता, ये एस तभी लगाना होता है जब कोई इंडिकेशन हो, और वो इंडिकेशन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो यूजफुल लाइफ, अब रिकवरेबल अमाउंट बताओ कितना अच्छा है, वैल्यू इन यूज नेट सेलिंग प्राइस का भी क्या दे दिया, हायर दे दिया। तो रिकवरेबल अमाउंट कितने की है, 12, लॉस कितने का आएगा, 15.3, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है, 14। तो क्या होगा, 14 इससे और 1.3 किससे, रिवैल्यूएशन रिजर्व P&L टू असेट, 14 रिवैल्यूएशन रिजर्व में, 1.3 किससे, P&L से, टू असेट कितने का, 15.3। ये लोनली स्क्रीन वाला आ तो नहीं रहा ना स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये 10th क्वेश्चन था। उसके बाद क्या है, नाइन्थ नहीं, 7th पर आओ। An asset does not meet the requirements of environment laws which have been recently enacted। तो एक असेट था, तो कोई इन्वायरमेंट लॉ आया जिससे उसने क्या कर दिया, अब उस असेट को यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने मान लो पॉलीथीन बनाने वाली मेरे पास क्या थी, प्लांट था। अब इन्वायरमेंट लॉ आया कि अब पॉलीथीन बिकेंगे ही नहीं, तो अब क्या होगा, वैल्यू इन यूज जीरो हो जाएगी। वैल्यू इन यूज तो क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि अब यूज तो कर ही नहीं सकते, पॉलीथीन बेचनी नहीं है। द असेट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड, और उसको अब डिस्ट्रॉय और करना पड़ेगा असेट को। तो डिस्ट्रॉय करने में मेरे खर्चे हो जाएंगे। देखो नेट सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो सकता है। कैसे नेगेटिव हो सकता है, कि बेचने से तो कुछ मिलेगा नहीं और उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय। जैसे न्यूक्लियर प्लांट और होता है ना, तो आपने जब यूज कर लिया तो लास्ट में क्या करना है, उनसे रेडिएशन निकलता रहता है, तो उनको तरीके से क्या करना पड़ता है, डिस्पोज करना होता है। तो नेट सेलिंग प्राइस कितने की है, नील माइनस 60, 60 है ना कॉस्ट, ओहो 70 है, 70 नील माइनस 70, तो नेट सेलिंग प्राइस कितना क्या आ गया, -70। वैल्यू इन यूज नील, क्योंकि यूज अब कर नहीं सकते, तो इन दोनों का हायर क्या आएगा, नील ही आएगा। इन दोनों का हायर तो नील ही आएगा, -70 और नील का हायर क्या होता है, नील। तो लॉस कितने का बुक करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट कितने की है, 6 लाख। बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट कितने की है, 6 लाख, तो कितने का लॉस बुक करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में कैरिंग अमाउंट कितने की दे रखी है, 6 लाख, बिल्कुल साफ सुथरी। वैल्यू इन यूज कुछ नहीं दिया है तो नील है, और दिया हुआ है ना एक तरह से कि इन्वायरमेंटल, अब वो एसेट इन्वायरमेंटल लॉ पूरे नहीं कर रही तो हम उसको यूज कर ही नहीं सकते। नेट सेलिंग प्राइस, अब बेचने से भी कुछ नहीं मिलेगा बल्कि उसको डिस्पोज करने पड़ेगा तरीके से, और उसके कितने लगेंगे, 70। तो -70 का नेट सेलिंग प्राइस, इन दोनों का हायर हमेशा क्या रहेगा, नील। तो लॉस तो कितने का बुक करना पड़ेगा, 6 लाख। अब सर इस 70,000 का क्या होगा, इस 70,000 का AS29 के हिसाब से क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। AS29 करेंगे, उसके अंदर लिखा होगा कि उसका अंदर क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन, क्योंकि अब ये ऑब्लिगेशन है जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है, 7th। तो बताओ नेट सेलिंग प्राइस कितना आ गया, -70। इंपेयरमेंट लॉस कितने का आएगा, 6 लाख पूरे का, क्यों, नील लिए, तो 6 लाख का पूरा कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस इन P&L। और एस
29 और 10 के अकॉर्डिंग 70,000 का क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर लाइबिलिटी कब बोलते हैं, जब पक्का पक्का तय होगी 70,000 ही लगेगा डिस्पेंटल करने में। और प्रोविजन कब बोलते हैं, जब अमाउंट क्या है, सर्टेन नहीं है। तो अगर आपने 10 और 29 रिवाइज कर लिए हैं तो उसका समझ जाना कि ये इतना और लिखना पड़ेगा, नहीं किए हैं तो एक बार लर्न कर लो, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अगर एसेट का नेट सेलिंग प्राइस नेगेटिव आ रहा है तो आपको क्या क्या लिखना होगा। कैरिंग अमाउंट 100 दे रखी है, वैल्यू इन यूज नील हो जाती है उन एसेट्स की जिन पर सरकार क्या कर देती है, बैन ही कर देती है कि इनको यूज नहीं करना। आपका पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है आपके प्लांट से, आपके प्लांट से पोल्यूशन ज्यादा होता है तो आप क्या कर देती है, सरकार बैन कर देती है। और नेट सेलिंग प्राइस फिर उसका क्या होता है, डिस्पोज आपको कायदे से करना पड़ेगा। अब उससे कुछ मिलेगा तो है नहीं, लेकिन ये 10,000 नेगेटिव आ गया तो आप क्या लिखोगे, रिकवरेबल अमाउंट तो कितनी लिखोगे, नील। तो इम्पेयरमेंट लॉस तो 100 का डाल दोगे। अरे यार ये 100 की बजाय 1 लाख ले लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, इधर 10,000 है और उधर 100। तो ये लेकिन 10,000 के लिए एक्स्ट्रा नोट लिख कर आओगे कि इसका S29 और 10 के अकॉर्डिंग क्या बनाना पड़ेगा, लाइबिलिटी या प्रोविजन बनाना पड़ेगा। पक्का। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, TYK का 11th। अ प्लांट वाज एक्वायर्ड 15 ईयर्स एगो, बाप रे बाप 15 साल पुराना प्लांट है, कितने रुपए का है, 15 साल पहले। एक्यूमुलेटेड डेप इस पर कितना लग गया, तो 5 माइनस 4.15। कैरिंग अमाउंट कितने की है, 85 लैक्स। डेप एस्टिमेशन फॉर 1-2, देखो इसने सारा कुछ कब का पूछा हुआ है, 31 मार्च 2 का पूछा हुआ है। तो अब तो ये 31 मार्च 1 तक का डेप था, तो अगला डेप और माइनस करवाओ 25 लाख, तो कैरिंग अमाउंट कितने की रह जाएगी, 60 लाख। इसने इंपेयरमेंट लॉस कब का पूछा हुआ है, 31 मार्च 2 का। तो 31 मार्च 1 तक का एक्यूमुलेटेड डेप अलग दे दिया, अगले साल का अलग दे दिया। तो ये कब का करना है अपने को सारा, 31 मार्च 22 2 जो भी बोलो इसको, ठीक है। एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस पहले किसका दिया इसने पागल ने, फिर से 1 का 30 लाख, जो कितना कम हो जाएगा 20%। तो ये नेट सेलिंग प्राइस भी अगले साल कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20% कितना हो जाएगा, 24 लाख। वैल्यू इन यूज भी पहले पागल है, 1 साल पहले की बता के फिर कहता है इतनी कम ज्यादा हो जाएगी। तो 35 लाख का 30%, वैल्यू इन यूज अगले साल कितने की हो जाएगी, 35 माइनस 30% कितना आता है, पक्का। तो इन दोनों का हायर कितना आ गया, 24.5। तो लॉस कितने का बुक हो जाएगा, 60 लाख माइनस 24.5, 35.5। तो हाउ मच विल बी द अमाउंट ऑफ, बोलो, राइट, अमाउंट ऑफ राइट ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड दिस। ये इन दोनों का अंतर 35.5 आ रहा है, 35.5। पहले में क्या पूछा था, कैरिंग अमाउंट बताओ, दूसरे में लॉस पूछा है, तो पहले क्या बोलोगे, रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे, रिकवरेबल अमाउंट के लिए दोनों निकालोगे, उन दोनों का क्या बोल दोगे, हायर। पक्का। 10 साल पहले इसको क्या किया था, रिवैल्यू किया था, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बचा हुआ है पहले से, 12 लाख। तो क्या होगा, तो लॉस 35.5 आया था क्या, तो 12 लाख का तो किससे ले लेना, रिवैल्यूएशन रिजर्व से, और बचा हुआ 23.5 किससे ले लेना, पी एंडल से। 23.5 ही बचेगा ना, टू असेट या प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। चौथा केस क्या है, अगर वैल्यू इन यूज क्या हो, 0, और डिस्पोज करने के भी 2 लाख लगेंगे, डिस्पोज करने के भी 2 लाख लगेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा फर्स्ट और सेकंड का, तो बताओ पूरा का पूरा ही क्या हो गया, इंपेयरमेंट लॉस। फर्स्ट का आंसर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में तो क्या पूछा था, कैरिंग अमाउंट कितनी है, कैरिंग अमाउंट तो वही आएगी 60 लाख, ये निकाली थी ना। सेकंड का आंसर क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगी, नील। तो 60 का 60 ही इंपेयरमेंट लॉस है, जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसमें से ले लेंगे, लेकिन ये सेकंड का ही पूछ रहा है, तो सेकंड में तो इसने रिवैल्यूएशन रिजर्व की कोई बात ही नहीं की थी, तो सारा पी एंड एल में से जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो केस ही क्या था, थर्ड। तो 60 का 60 इंपेयरमेंट लॉस लग जाएगा, और ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे इसका क्या बोल दोगे, S29 और 10 के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी या प्रोविजन में। पक्का। अब बच्चों क्या कर रहे हैं हम, इलिस्ट्रेशन 3। जी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल X0 7 करोड़, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 7। मशीन को कैसे डेप लगाना है, SLM, और इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है।
1 अप्रैल 4 को कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन वाज रीअसेस्ड एट 5.10 एंड सरप्लस राइजिंग आउट ऑफ रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो पहले इस एसेट का क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ है, उसके बाद में उसके क्या कर रहा है, 2006 में कंडीशंस आई इंपेयरमेंट की, और इंपेयरमेंट की वजह से इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 79 lakhs। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इंपेयरमेंट ऑफ मशीन एंड हाउ दिस लॉस वुड बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। इस लाइन को अंडरलाइन करो। जी लिमिटेड हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन द रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय द इंक्रीज चार्ज ऑफ डेट रिजल्टिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन। इस लाइन को अंडरलाइन करो, ठीक है। इस लाइन की वजह से क्वेश्चन करना है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। पहले बताओ मशीन खरीदी कितने की थी, 7। तो 1 अप्रैल 4 को कितने टाइम बाद, पहले तो 4 साल बाद इसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो 7 करोड़ की मशीन थी, 4 साल में इस पे कितना डेप लग गया था, 7 करोड़ डिवाइड बाय 7 इंटू 4, 4 करोड़ का वैल्यू कितनी रह गई थी, 3 करोड़। अब इसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ और कितने की हो गई थी ये, 5.1। यहाँ इंपेयरमेंट नहीं है, ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, पीपी के अकॉर्डिंग। तो 5.10 है, तो यहाँ पर एंट्री क्या डाली थी बताओ, पीपीई टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने की, 2.1 की, सीआर है 2.1 सीआर की, श्योर। अब आगे का डेप कैसे आने लग गया होगा, अब कैरिंग अमाउंट कितनी होगी 5.10 और 4 साल निकल चुके हैं, तो आगे कितने साल रह गए, 3 साल। तो आगे का पर एनम डेप ये है, और 2 साल बाद ये इंपेयरमेंट चेक कर रहे हैं, तो 2 साल बाद इसकी कैरिंग अमाउंट वापस कितनी रहेगी, 5.10 माइनस 3.4, तो ये अब इसकी क्या है, कैरिंग अमाउंट, ये इसकी क्या है, कैरिंग अमाउंट। और अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट सीधी सीधी दे दी 79 lakhs। तो लॉस कितने का डालना है, 0.91 का। इंपेयरमेंट लॉस कितने का डालना है, 0.91 का। ये बात समझ में आ रही है। अब इंपेयरमेंट लॉस को रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का क्रेडिट है हमारे पास, 2.10, तो सारा का सारा वहीं से ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक नई चीज है जो मुझे समझानी है, सुनो। जब ये एसेट, एक बार पूरा एसेट का अकाउंट बनवाओ मुझे शुरू से। एसेट खरीदी कितने की थी, टू बैंक कितने की, 7 करोड़, और 4 सालों में डेप कितना लग गया था, 4 करोड़। बैलेंस सीडी कितना रह गया था, 3 करोड़। अब आगे क्या हो गया, यहाँ पर एनम डेप कितना था, 1 करोड़, 7 करोड़ डिवाइड बाय 7, 3 करोड़। अब अपवर्ड रिवैल्यूएशन करी, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला 2.1 सीआर, और कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, 5.1 सीआर। अब आगे से डेप कितने का आने लग गया, पर एनम डेप कितना हो गया, 5.1 डिवाइड बाय 3, बोलो 1.7 करोड़। इस 1.7 को समझो ध्यान से। पहले डेप कितना आ रहा था हर साल, 1 सीआर। पहले डेप कितना आ रहा था, 1 सीआर। अगर यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं करता तो एसेट कितने की खड़ी थी, 3 की, 2.1 और बढ़ गया। तो नया डेप कैसे निकाला है, 3 प्लस 2.1 सीआर डिवाइड बाय 3। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से कितना डेप एक्स्ट्रा आने लग गया, अदरवाइज तो एक ही आता, 3/3 होता तो कितना आता, एक ही, लेकिन कितना एक्स्ट्रा आने लग गया, 0.7 सीआर का। भाई आपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई, इस वजह से आपका डेप पी एंडल में क्या आने लग गया, एक्स्ट्रा। तो जितना पी एंडल में एक्स्ट्रा डेप आता है, आप उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व पी एंडल में तो नहीं, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व का अकाउंट बनाओ, ये बात पीपी में लिखी हुई है, यहाँ नहीं लिखी हुई, लेकिन पीपी का कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ा हुआ है तो साथ में कर ही लेते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व में सबसे पहले क्या आया था, बाय एसेट कितने का, 2.1 सीआर। अब कंपनी की चॉइस है कि 2.1 सीआर ही पड़ा रहे। कंपनी की क्या चॉइस है, आपको चाहो तो आप कितना रख लो, यार हमेशा ही 2.1 सीआर रख लो, और जब एसेट को डिस्पोज करो तब इसको, एक तो ये सुन लो, रिवैल्यूएशन रिजर्व विल नेवर बी ट्रांसफर टू पी एंड एल, ये पीपी में लिखा हुआ है। जब भी आप इसको डिस्पोज करोगे एसेट को, तब इसको सीधा कहां डाल देना, रिटेन्ड अर्निंग में, मतलब किसी और रिजर्व में, पी एंड एल में तो कभी नहीं जाएगा। और दूसरी कंपनी की चॉइस क्या है, जितना रिवैल्यूएशन की वजह से एक्स्ट्रा डेप आ रहा है, उतना उतना आप कहां डालते रहो, रिटेन्ड अर्निंग में। तो पी एंड एल की वजह से कितना एक्स्ट्रा डेप आया, 0.7, तो वो 0.7 पहले साल डाल दिया, बैलेंस कितना रह गया, 1.4। अगली बार कितना हो गया, 1.4, फिर से कितना रिटेन अर्निंग में डाल दिया, 0.7, तो बैलेंस कितना रह गया, 0.7। बैलेंस कितना रह गया, 0.7। 2 साल बाद इंपेयरमेंट लगाया ना, तो 2 सालों में ये चला गया है। सर आपको कैसे पता चला गया, बाकी क्वेश्चन में तो सीधा सीधा रिवैल्यूएशन से ले रहे थे, इसने लिखा हुआ है कि कंपनी ने पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, राइटिंग डाउन द रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय द इंक्रीज चार्ज ऑफ डेप। तो रिवैल्यूएशन की वजह से जो एक्स्ट्रा डेप आता है, उतना उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व ये क्या करती जा रही है, राइट डाउन करती जा रही है, मतलब रिटेन अर्निंग में।
तो अब रिवैल्यूएशन का बैलेंस मेरे पास कितना बचा हुआ है, 0.7 बचा हुआ है, ना कि पूरा 2.1। तो लॉस कितने का है, 0.91 का। तो 0.7 तो मैं किससे ले लूंगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से, और बचा हुआ किससे लूंगा, पी एंड एल से। ठीक है। हाँ बच्चों, अब इस में बहुत सारे नए सारे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट की बुक में कोई क्या नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ना ही आरटीपी एमटीपी जोरों में कुछ है ऐसा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, खुद के एग्जाम्पल बना के कर रहे हैं कि अब एक एक एसेट से क्या नहीं आता, वैल्यू न्यूज आती नहीं। अब बताओ कि मेरे पास ये माइक पड़ा हुआ है, इससे क्या वैल्यू न्यूज आएगी, इससे कोई वैल्यू न्यूज आ जाएगी, अकेले से अकेला माइक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। बोलो जैसे कोई बस है मेरे पास, वो किराए पर दे दी तो वो अकेला अकेला रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, या वो चलाती हूँ तो उसका अपना आप चलाता हूँ तो अपने आप क्या आ सकता है, वैल्यू इन यूज आ सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एसेट्स है जिनकी वैल्यू इन यूज अकेले अकेले आती नहीं, दे जनरेट कैश फ्लो टुगेदर विद अदर एसेट्स। पक्का। तो उस केस में हमें इंपेयरमेंट कैसे लगाना है, जैसे आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उससे अकेले से रेवेन्यू, अभी हमारी क्लास चल रही है, इसमें एसी लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, और ये क्या है, फर्नीचर लगा, मतलब बहुत सारा एसी है, एसी तो बहुत सारा क्या है, एक है, बहुत सारा फर्नीचर है, बिल्डिंग है, और क्या है, लैंड है। ये सारे मिलकर क्या कर सकते हैं, एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अकेला एसी थोड़ी फीस जनरेट कर सकता है, तो तब हमें क्या बनानी पड़ती है, सीजीयू। सीजीयू किसको बोलते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कि पूरी यूनिट को क्या मान लो, एक। अब पूरी सीजीयू की मैंने देखी रिकवरेबल अमाउंट, पूरी सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट मतलब एसी फर्नीचर इन सबको बेचूं तो कितना आएगा, और इन सबको यूज करूं तो जो फीस आएगी बच्चों की उनकी प्रेजेंट वैल्यू, उन दोनों का क्या ले लिया, हायर। इस पूरे की वैल्यू यूज निकल सकती है, सबके सेलिंग प्राइस को जोड़ लिया तो क्या आ गया, रिकवरेबल अमाउंट कितने की आ गई, 800। अब और कैरिंग अमाउंट इनकी कितनी है, 1000, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 800। तो क्या होगा, लॉस कितने का आएगा, 200 का। अब 200 का लॉस किस रेशो में जाएगा, इनके ऊपर कैरिंग अमाउंट के रेशो में। 200 का लॉस किस पर जाएगा, कैरिंग अमाउंट के रेशो में, तो रेशो ऑफ कैरिंग अमाउंट में जाएगा। समझ गए। तो कैरिंग अमाउंट का रेशो क्या है, 1 2 4 और 3। तो फर्नीचर पर कितना लॉस होगा, 20। तो एंट्री क्या डालेंगे, इंपेयरमेंट एसेट, इंपेयरमेंट टू फर्नीचर कितने का, 20, टू एसी कितने का, 40, टू बिल्डिंग कितने का, एसी 80, और टू लैंड कितने का, बोलो 60। अब अगर लैंड का नेट सेलिंग प्राइस अलग से पता हो हमें, जैसा मान लो कि लैंड का नेट सेलिंग प्राइस कितना है, 350। सर फिर लॉस क्यों आ रहा है, सर लैंड महंगी बिक रही है लेकिन बिल्डिंग एसी फर्नीचर का क्या है, सेल प्राइस कम है और वैल्यू इन यूज भी कम है, बच्चे कम आने लगे। तो बताओ लैंड तो लॉस के लिए जिम्मेदारी नहीं है, कि लैंड पे तो क्या है, खुद की ज्यादा वैल्यू है, लैंड तो लॉस के लिए जिम्मेदारी नहीं है ना। तो फिर लैंड पर लॉस नहीं डालना, लैंड पर लॉस नहीं डालना। तो लॉस कितने का हुआ, 200 का। वो 200 का लॉस इन्हीं तीन एसेट पर कैरिंग अमाउंट में जाएगा, 1 2 और 4 के रेशो में। तो अगर किसी इंडिविजुअल एसेट का वैल्यू इन यूज या नेट सेलिंग प्राइस आपको अलग से पता है किसी इंडिविजुअल का, तो आपको उससे नीचे इंडिविजुअल एसेट्स को नहीं ले जाना। अब मान लो कि लैंड का नेट सेलिंग प्राइस कितना होता, 290 होता, तब क्या करते, भले ही 60 आ रहा है, लैंड पर कितना अलोकेट करते हैं, 10। भले ही 60 आ रहा है तो लैंड पर पहले तो 60 आता है इस पे, लेकिन मैं लॉस कितना अलोकेट करता है, 10, और बचा हुआ 50 किस में डालता, फिर इन तीनों में, कैरिंग अमाउंट के रेशो में। भले ही इसमें से ये माइनस करने वाली बात, रेशो अमाउंट ले लो, भले ही सीधी ले लो, रेशो क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो वो कोई डाउट की बात नहीं। तो अगर किसी इंडिविजुअल एसेट का नेट सेलिंग प्राइस से नीचे नहीं जाना, या उसकी वैल्यू इन यूज से नीचे नहीं जाना, या जीरो से नीचे नहीं जाना। समझ गए क्या, पक्का। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सीजीयू। अब हमें क्या करना है, कॉर्पोरेट एसेट। हाँ बच्चों, अब हमें एक नई और बात करनी है सीजीयू के बाद, कॉर्पोरेट एसेट्स। कॉर्पोरेट एसेट्स को आप ऐसे मान लो कि एक कॉमन एसेट है। कॉमन एसेट का मतलब जिसका बेनिफिट किसको मिलता है, अलग अलग सीजीयूज को मिलता है। पहले आप समझो कि हमारा सबर था, इसमें हमने मान लो 3 सीजीयू बना ली। पहली सीजीयू हमने किसकी बना ली, हम 11 12th में पढ़ाते हैं तो स्कूल की। दूसरी सीजीयू किसकी बना ली, सीए की या फाउंडेशन की। और तीसरी सीजीयू किसकी बना ली, इंटर की। ये तीनों अपना इंडिपेंडेंट क्या करते हैं, कैश फ्लो जनरेट करते हैं। तो हमने 3 सीजीयूज बना ली। ये कौन सी है, स्कूल, ये क्या है, फाउंडेशन, और ये क्या है, इंटर। ठीक है, फाइनल भी पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार मत करो। तो कैरिंग अमाउंट कितने की है, 500, 300 और 200। अब इसके अंदर एक एसेट नहीं है, इसके अंदर खुद का फर्नीचर, एसी वगैरह है। इसके अंदर खुद के फर्नीचर, एसी, कैमरा, लैपटॉप है, इसके अंदर खुद के। तो ये सारों का टोटल कितना आ गया, 500, 300, 200। अब ये हमारा ऑफिस है, सबसे पहले रिसेप्शन है हमारा, उसमें काउंटर लगा हुआ है, और क्या है,
सोफा लगा हुआ है, तो उसका फायदा किसको मिलता है? कोई भी पेरेंट्स मिलने आता है तो वो 11th 12th का भी वहीं बैठता है, उधर भी फाउंडेशन का भी वहीं बैठता है, इंटर का भी। अब दो केस हो सकते हैं कि कॉर्पोरेट एसेट इज एलोकेबल और नॉट एलोकेबल। एलोकेबल का मतलब जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इसमें हेडक्वार्टर की एसेट आती है, रिसर्च सेंटर होता है उसकी आती है, ट्रेनिंग होती है। आप रिलायंस हो तो किसी भी यूनिट में चले गए हो, चाहे आप रिलायंस मार्ट में, मतलब जियो मार्ट में आपकी जॉब लगी है, चाहे किस में लगी है, स्मार्ट पॉइंट में, चाहे किस में, ट्रेंड्स में, आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस ट्रेनिंग सेंटर का फायदा सभी को होता है। अगर उसको आप एलोकेट कर सकते हो कि इस रेशो में इस के एम्प्लॉय यहाँ पर आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट एसेट इज एलोकेबल। तो वो मान लो, वो तो क्वेश्चन को देना पड़ेगा किस रेशो में, 2:1:1। तो दो केस होते हैं कि एक तो हम एलोकेबल कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं कि इस रेशो में यूज होती है, और दूसरा केस है कि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, कभी कोई यूज कर, जैसे हमारा सोफा है तो उसका हमें कुछ नहीं पता कि कितना कौन सा यूज कर रहे हैं। तो दूसरा केस क्या होता है? जब ये एलोकेबल नहीं है। तो पहले हम ये कर रहे हैं कि ये एलोकेबल है। एलोकेबल मतलब अलग अलग बांटी जा सकती है कि किस सीजी को कितना कितना फायदा हुआ। तो पहले अब आपको इसको अलोकेट करना है, 200 को किस रेशो में, जो क्वेश्चन देगा 2:1:1। तो कैरिंग अमाउंट पहली सीजीयू की कितनी थी? 500, दूसरी की 300 और तीसरी की 200। उसके बाद में कॉर्पोरेट एसेट्स को 200 की कॉर्पोरेट एसेट को हमने क्या कर लिया? 2:1:1 में क्या कर लिया? एलोकेट कर लिया। तो कितना आ गया? टोटल कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई आफ्टर एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट? ये तो कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू है, और ये सीए किसके लिए है? कॉर्पोरेट एसेट्स के लिए। तो टोटल कैरिंग अमाउंट कितने की आ गई? 600, 350 और 250। अब मैंने रिकवरेबल अमाउंट निकाली। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है? ये कौन सी सीजीयू था? 11th 12th। तो 11th 12th को बेचने या उससे आने वाले कैश फ्लोस के प्रेजेंट वैल्यू दोनों निकाली, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, और उन दोनों का हायर कितना आ गया? 540। ऐसे इसका निकाला, ऐसे इसका निकाला, तो लॉस कितने का आ रहा है? पहली सीजीयू में लॉस आ रहा है 60 का, दूसरी सीजीयू में कोई लॉस नहीं आ रहा, और तीसरी सीजीयू में भी अगेन कितने का लॉस आ रहा है? 60 का। कि 250 की कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट कैसे ले लो? आफ्टर एलोकेशन ऑफ, बोलो, कॉर्पोरेट एसेट, आफ्टर एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट। पक्का? तो अब ये लॉस कितने का आ गया? 60 का। ये 60 किस में जाएगा? कॉर्पोरेट एसेट और बाकी एसेट्स पर रेशो में। अब बाकी एसेट्स में भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर जो भी है उनका भी क्या देखना पड़ेगा? रेशो। लेकिन वो दिया नहीं हुआ है तो हम उसको एक ही एसेट मान के ट्रीट कर रहे हैं। तो 500 और 100 के रेशो में चला जाएगा। कितने रुपए का लॉस? 60 रुपए का। एंट्री क्या डलेगी? 60 का लॉस ये वाला आ गया, 60 का लॉस ये वाला आ गया। कितना हो गया? 120। टू CG1 में कितने का लॉस आएगा? 60 का लॉस है, 5 और 1 में जाएंगे तो इस पर कितना आएगा? 50। इस पर कितना आएगा? 10। और ये 60 का लॉस इन पर डालूंगा तो कितना कितना आएगा? 48 एंड 12। तो ये 50 क्रेडिट हो जाएगा, ये 48 क्रेडिट हो जाएगा। और कॉर्पोरेट एसेट बेचारी दो जगह से उसका कचुम्बर निकल गया, 10 यहाँ से घाटा आ गया, 12 यहाँ से आ गया। तो कॉर्पोरेट एसेट में कितना लॉस आ जाएगा? 22। तो कॉर्पोरेट एसेट को कैसे करना है? कॉर्पोरेट एसेट का मतलब क्या है? जिसका बेनिफिट एक सीजीयू का मिलता है या मोर देन वन सीजीयू? मोर देन वन सीजीयू। तो पहले उसको अलोकेट करके देखो, अलोकेट होती है तो अलोकेट करने के बाद की क्या देख लो? कैरिंग अमाउंट। फिर उस कैरिंग अमाउंट के साथ किसको कंपेयर करो? उस सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट। और लॉस कैसे जाएगा? बोलो। कॉर्पोरेट एसेट और रिमेनिंग एसेट्स की कैरिंग अमाउंट के रेशो में। कॉर्पोरेट एसेट्स और रिमेनिंग अमाउंट के, तो कॉर्पोरेट एसेट का लॉस एक की बजाय दो जगह से आ रहा है। तो कॉर्पोरेट एसेट का लॉस क्या है? दो जगह से आ सकता है। ये तो कब है? जब कॉर्पोरेट एसेट क्या है? एलोकेबल है। जब कॉर्पोरेट एसेट एलोकेबल नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बताऊंगा इसका मतलब क्या है कि बॉटम अप क्यों बोलते हैं। और जब एलोकेबल नहीं है तब क्या होता है? बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों ही लगाने पड़ते हैं। अब वो बॉटम अप और टॉप डाउन क्या होता है उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या है, कि बॉटम अप और टॉप डाउन के नाम क्यों है। तो जब अलोकेबल है तो कौन सा टेस्ट लगाना है? सिर्फ बॉटम अप। और अलोकेबल नहीं है तो बॉटम अप एज वेल एज टॉप डाउन। हाँ बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम कि कॉर्पोरेट एसेट एलोकेबल नाउ। तो अब ये मेरी 3 सीजीयू है, क्या क्या है? CGU1, CGU2 और CGU3। मान लो कि ये रिलायंस ट्रेंड्स का बिजनेस है, और क्या है? रिलायंस का बिजनेस है। ये क्या है? ट्रेंड्स। ये क्या है? स्मार्ट पॉइंट। और ये क्या है? बोलो, डिजिटल। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग इसकी सीजीयू है। और इसके पास हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मुंबई में, जहां अंबानी बैठता है। तो वो क्या है? कॉर्पोरेट एसेट। वो क्या है? कॉर्पोरेट एसेट। अब अंबानी तो नीड बेस्ड डिसीजन लेता है, जब तक ट्रेंड में जरूरत नहीं पड़ती तो उसको देखता ही नहीं है।
स्मार्ट पॉइंट में तो उसका कोई तरीका नहीं है कि इतना टाइम इसको देता है, उतना टाइम उसको देता है, या उतनी एसेट उसके लिए डेडिकेटेड है। उसके लैपटॉप में वो क्या खोलता है, किससे खोलता है, तो हमें पता ही नहीं है, तो कॉर्पोरेट एसेट एलोकेबल नहीं है। तो पहले हमें बिना कॉर्पोरेट एसेट को अलोकेट किए ही क्या कर लेना है, रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है। ट्रेंड्स की, स्मार्ट पॉइंट की और डिजिटल की। वो आ गई 300, 350 और 190। ये कैसे आई है, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस का हायर। तो इसमें कितने का लॉस आ गया, 100 का। इसमें कोई लॉस नहीं आया क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। इसमें कितने का लॉस आ गया, 10 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री क्या डाल देंगे, इंपेयरमेंट लॉस टू ट्रेंड्स की सारी एसेट्स के रेशो में, कैरिंग अमाउंट के रेशो में कितने का लॉस बुक कर देंगे, 100 का। और यहाँ पर ये कितने का कर देंगे, 10। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट इन एसेट्स की कितनी होगी, 400 में से 100 राइट ऑफ होगी तो कितनी रहेगी, 300। इसमें 300 ही है, राइट ऑफ कुछ हुआ ही नहीं तो 300 की 300 आ गई। और इसमें कितनी आ गई, 190। और अब इसमें और क्या जोड़ लो, कॉर्पोरेट एसेट। अब इसमें और क्या जोड़ लो, कॉर्पोरेट एसेट। और इसको कितना कर लिया, 990। इसको कितना कर लिया, 990। तो अब दोबारा से क्या निकालो, रिकवरेबल अमाउंट। अब किसकी, इन तीनों को एक सीजीयू मान के, इन तीनों को ही मान लो कि पूरा रिलायंस ही बेच दिया जाए तो कितना आएगा, या उसके वैल्यू न्यूज क्या आएगी। अब जो लॉस आएगा उसको फिर से क्या करो, वापस एलोकेट करो इनमें, इसी रेशो में, इन सब के रेशो में। भाई कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट नहीं हो सकती तो क्या करना, पहले तो छोटे लेवल पर एलोकेट करके देख लो। अगर हो जाती है तो बढ़िया है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, छोटे लेवल को क्या बोलते हैं, बॉटम। बॉटम से स्टार्ट हो रहे हैं, अप की तरफ जा रहे हैं। अब अलोकेट नहीं हो रही तो भी इन पर पहले अपना लॉस तो लगाओ। पहले किस पर अपना लॉस लगाओ, सीजीयूज पर, विदाउट एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट। तो ये कौन सा टेस्ट लग गया, बॉटम अप। और उसके बाद में क्या करो, टॉप डाउन, कि अब टॉप लेवल पर दोबारा से जो अनअलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट थी उसको लेकर। अब यहां पर तो लॉस आया ही नहीं क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट पूरे बिजनेस की क्या है, ज्यादा। लेकिन ये मैं कितना दे देता तुम्हें, मान लो ये 900 दे देता, तो 90 रुपए का लॉस फिर इन सब में क्या होता, एलोकेट। 90 रुपए का लॉस। तब ये जब 90 रुपए का लॉस एलोकेट कर रहे होते तब हम इसको क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। और इसमें जो यहाँ जो लॉस एलोकेट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। तो कॉर्पोरेट एसेट का सिंपल सा रूल क्या है कि पहले तो एलोकेट कर लो। देखो मेरे बिजनेस में 25 सीजीयू है, तो कॉर्पोरेट एसेट को ऐसे नहीं है कि पहले एक बार एलोकेट करके देखो 25 में। पहली सीजीयू में उसका एक कॉर्पोरेट एसेट है, उसका एडवांटेज सिर्फ 3 सीजीयूज में है, तो उनको 3 में एलोकेट कर लो और फिर लॉस लगा लो। दूसरी कोई कॉर्पोरेट एसेट है, उसका बची हुई 5 में है, उसमें एलोकेट कर लो। और फिर मान लो कि एक कॉर्पोरेट एसेट है वो इन 8 को देती है, तो पहले इन पर लगाओ। देखो सुनो, 3 सीजीयू, 5 सीजीयू, 8 सीजीयू अलग अलग है। अब एक कॉर्पोरेट एसेट, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, ठीक है, अथाह बिजनेस है। एक कॉर्पोरेट एसेट इस 3 को ही फायदा देती है, दूसरी कॉर्पोरेट एसेट इन 5 को देती है, तीसरी कॉर्पोरेट एसेट इन 8 को ही देती है। तो ऐसे चलना है, पहले 3 पर लगा लो, पहले इन 3 पर क्या करो, वो कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट करके लॉस लगा लो जो क्या है इन 3 को ही देती है। फिर इन 5 पर वो एलोकेट करके लगा लो। फिर ऐसे नहीं कि सीधा 25 पर आ जाओ, फिर इस 8 पर करके देख लो। फिर कोई और कॉर्पोरेट एसेट है जो 12 को देती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बॉटम अप, कि बॉटम से क्या जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। और कोई ऐसी एसेट है जो क्या है पूरे बिजनेस को ही देती है, जहां मनी देखता है, तो सबको जोड़ते जाओ और फिर बिजनेस में वो बची हुई कॉर्पोरेट एसेट जोड़ लो और फिर क्या करो, कैरिंग अमाउंट। उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन। पक्का समझ गए। तो कॉर्पोरेट एसेट अगर अलोकेट हो सकती है तो अलोकेट करके ही लॉस लगा लो, बात खत्म होगी। उसको क्या बोलते हैं हम, बॉटम अप अप्रोच। अगर नहीं अलोकेट होती तो पहले इन सीजीयूज पर बिना कॉर्पोरेट एसेट के लगा लो, फिर किस पर जाओ, जितने बड़े लेवल पर। जैसे एक कॉर्पोरेट एसेट है, छोटे लेवल पर नहीं हो सकती। सीजीयू 10 है, लेकिन ये पता है कि 3 सीजीयू को मिला दिया जाए तो ये एलोकेट हो सकती है, तो उस 3 के लेवल पर ही लगाओ। हाँ, फिर कोई और सीजीयू है जो 8 पर हो सकती है तो 8 पर, तो इसलिए ऊपर 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 बढ़ते जाएंगे। समझ गए, अप्रोच यही रहेगी। बोलो 3 की बजाय 8 पर एलोकेट होती तो क्या कर लेते, पहले उन 8 पर अपना अपना बिना एलोकेशन के लगा लेते, फिर क्या करते, कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट करके। तो सीधा टॉप पर नहीं पहुंच जाना है, बॉटम से अप जाते 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 जाते। और जो नहीं बट पाई उनके ऊपर फिर लास्ट में क्या लगाना है, टॉप डाउन, कि बाकी सब अलोक कर, जितनी होगी होगी, बाकी पर क्या करना है। और सेम ऐसा का ऐसा किसके लिए रहेगा, गुडविल के लिए। ऐसा का ऐसा किसके लिए रहेगा, गुडविल के लिए। मान लो कि कॉर्पोरेट एसेट की बजाय क्या हो, गुडविल हो। इस कॉर्पोरेट एसेट को काट के मैं क्या कर दूं, गुडविल है। तो पहले चेक करो कि गुडविल क्या है, अलोकेबल है या नहीं।
अगर गुडविल एलोकेबल है, जैसे मैंने पहले फर्स्ट केस में क्या दिया था, ये एलोकेबल है, तो ये कॉर्पोरेट एसेट की बजाय क्या होगी, गुडविल होगी। एलोकेट कर लिया। बस इसमें चेंज क्या है, जो लॉस आएगा ना, जो क्या आएगा लॉस, वो पहले हमेशा किस पर जाएगा, गुडविल पर जाएगा, रेशो में नहीं जाएगा। लॉस हमेशा पहले किस पर जाएगा, गुडविल। लॉस कितने का था इस सीजीयू में, 600 का 540 हुआ था, 60 था, गुडविल कितने की है 100, तो इंपेयरमेंट लॉस पूरा का पूरा किस पे जाएगा, इस सीजीयू का। कितने का लॉस था, गुडविल तो 100 की है, तो 60 तक का इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ किस पर जाएगा, गुडविल पर। अब इस सीजीयू में कितने का लॉस था, 60 का, गुडविल कितने की है 50 की, तो क्या होगा, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट 60 टू गुडविल कितने की 50, और बाकी सभी इस सीजीयू की एसेट पर कितना जाएगा 10। तरीका वही रहेगा, अलोकेट हो सकती है या नहीं, तो वही टॉप डाउन बॉटम अप लगाना है, लेकिन लॉस अगर गुडविल पहले से है तो गुडविल सबसे पहले राइट ऑफ होगी, क्योंकि गुडविल एक अनआइडेंटिफाइबल एसेट है। आपने मेरा बिजनेस खरीदा 5 लाख का और रुपए दिए 5.5, तो आपने 50,000 किस में डेबिट किए थे, तो पहले लॉस किस पे जाएगा, गुडविल पे। पक्का। तो कॉर्पोरेट एसेट और गुडविल को अगर अलोकेट हो सकती है तो पहले अलोकेट कर लो, फिर उसकी रिकवरेबल अमाउंट निकालो। बस डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी तो क्या है, अलोकेट हो सकती है तो सिर्फ कौन सा लगाना है, बॉटम अप। अलोकेट नहीं होती तो क्या है, बॉटम अप प्लस टॉप डाउन। और डिसिमिलरिटी क्या है, कॉर्पोरेट एसेट नॉर्मल एसेट्स की तरह से होगा, लॉस कैसे जाएगा, किस कैसे जाएगा, प्रोपोर्शनेट जाएगा, और गुडविल क्या होगी, सबसे पहले मरेगी। पक्का। एट द एंड ऑफ 2010 एंटरप्राइज एम, ये गुडविल का एग्जांपल है बच्चों, स्टडी मटेरियल का, ये पेज नंबर 5.228। एट द एंड ऑफ 2010 एंटरप्राइज एम एक्वायर्ड 100% ऑफ एंटरप्राइज जेड। देखो गुडविल तभी आएगी आपकी बुक में जब आपने किसी को खरीदा है, गुडविल तभी आएगी जब आपने किसी को खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा था, 3000 लाख, 3000 लैक्स में। जेड में 3 सीजीयू है, ए बी सी, 1200, 800 और 400, तो गुडविल कितने की आएगी बताओ, एंट्री क्या डालोगे, सारी एसेट डेबिट, तो 1200 और 800 और 400 कितने की आ गई, 2400। टू परचेज कंसीडरेशन कितने का दिया है, 3000, तो गुडविल कितने की आ गई एक्स्ट्रा वाली, 600। एट द एंड ऑफ 2004, हमने खरीदा कब था, 10 में, तो 2004 में इसको लॉस हो गए और इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी रहेगी, 350। किसको, सिर्फ ए को। हमने किसको खरीदा है, एम को। एम में आगे कितनी सीजीयू है, ए बी और सी, इन तीनों का मिलाकर मैंने गुडविल का कितना दिया था, 600। अब ए में ही लॉस है तो ए की बात कर रहे हैं, और कैरिंग अमाउंट दे रखी है वापस से, नेट कैरिंग अमाउंट 1300 होगी। खरीदा था तब कितनी थी ये, 1200, तो डेप लगा कम हुई, और खरीदी एसेट्स तो ज्यादा होगी, तो ये कितनी होगी 1300। कब, 2004 में। खरीदा कब था हमने, 2000 में, तो 4 साल बाद कैरिंग अमाउंट बढ़ कैसे गई, और भी तो खरीदी होगी ना उसमें एसेट्स, अदरवाइज तो डेप से कम ही होती। तो ए सीजीयू की कैरिंग अमाउंट ये होगी, बी की ये होगी और सी की ये होगी। गुडविल 120 होगी। गुडविल अमेलगमेशन के स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि 5 सालों में आपको क्या करनी होती है, राइट ऑफ। अमेलगमेशन पर अराइज होने वाली गुडविल कितने साइड में राइट ऑफ करनी होती है, 5 में। तो ये ना भी देता तो भी 120 निकाल लेता। कैसे निकाल लेता, 600 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, 4 सालों का डेप कितना लग गया, 480। मतलब डेप बोल रहा हूँ मैं, अमोर्टाइजेशन। तो अब गुडविल की कैरिंग अमाउंट तो 120 ढूंढ ही लेता। इसमें तो खरीदा बेची हुई है ना, तो खरीदी है तो बढ़ गया, और डेप लगने की वजह से कम हो गया। ठीक है, तो अब ये है इसका। अब कह रहा है सिनेरियो ए, गुडविल अलोकेट हो सकती है और रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। गुडविल क्या हो सकती है, अलोकेट हो सकती है। तो गुडविल अलोकेट हो सकती है। अब देखो मैं इंपेयरमेंट सिर्फ किस पर चेक कर रहा हूं, ए पर, क्योंकि मुझे रिकवरेबल अमाउंट दी ही किसकी है, सिर्फ ए सीजीयू की। रिकवरेबल अमाउंट दी ही किसकी है मुझे, ए सीजीयू की। इट्स रिकवरेबल अमाउंट किस, कौन सी, ए की। तो ए की पहले तो कैरिंग अमाउंट लिख ली कितने की, 1300। अब बी और सी का दे भले ही दिया, आप चेक नहीं कर पाओगे क्योंकि इनकी क्या नहीं दे रखी, रिकवरेबल अमाउंट। तो पहले तो आज की कैरिंग अमाउंट, बट गुडविल अलोकेट कर सकते हो ना। तो गुडविल अलोकेट कैसे करनी है, रेशो में। बट किस रेशो में, जिस दिन खरीदी थी उस साल के रेशो में, आज की कैरिंग अमाउंट के रेशो में नहीं, क्योंकि गुडविल अराइज कब हुई थी, जब वो एंटिटी खरीदी थी। गुडविल अराइज कब हुई थी, जब वो एंटिटी खरीदी थी जिसमें 3 सीजीयू है, तो उसी दिन की कैरिंग अमाउंट के रेशो में। तो गुडविल को अलोकेट किया। देखो इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए आज की कैरिंग अमाउंट और आज की गुडविल,
लेकिन गुडविल अलोकेशन के लिए कौन सी चाहिए, उस दिन की वैल्यू जिस दिन खरीदी थी। तो ए सीजू की कैरिंग अमाउंट होगी 1360 इंक्लूडिंग गुडविल, बी की ये होगी, सी की ये होगी। अब मैं चेक नहीं कर सकता बी और सी को, क्योंकि हमें दिया ही किसका हुआ है, ए का। तो ए का कैरिंग अमाउंट कितना है 1360 आफ्टर इंक्लूजन ऑफ गुडविल, और 1350 उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में दे रखी है। तो लॉस कितने का है 10 का, और 10 का 10 किस पर जाएगा, गुडविल पे। ये कौन सा अप्रोच है, बॉटम अप। ये कौन सा अप्रोच है, बॉटम अप। अब दूसरा क्या है, गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो पहले ए पर अपना लॉस लगाओ। तो ए को बिना एलोकेशन ऑफ गुडविल कितने की है 1300, बिना एलोकेशन ऑफ गुडविल कितनी है 1300, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 1350। तो इंडिविजुअल में तो लॉस नहीं है, होता तो पहले ए पर लग जाता। अब ऐसे ही ए के अलावा बी और सी पर भी लगाते, लेकिन उनकी क्या नहीं दे रखी, रिकवरेबल अमाउंट ही। तो ए बी सी, फिर इंपेयरमेंट लॉस बॉटम अप टेस्ट में कितना आ गया वो डाल दो, बॉटम अप में आया ही नहीं, ए पे आया ही नहीं, बी और सी काम कर ही नहीं पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, रिकवरेबल अमाउंट ही नहीं दे रखी। तो ए पर आया नहीं, तो ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब इसमें यहां पर क्या जोड़ लो, गुडविल जोड़ लो, तो ये क्या आ गया 3420। अब क्या हो गया, रिकवरेबल अमाउंट टोटल बिजनेस की देनी पड़ेगी। अब ये तो एग्जांपल की फॉर्म में है, लेकिन ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि जेड की, जेड का मतलब पूरे की, सारे की कितनी है, जेड टोटल था ना, तो उसकी कितनी है लॉस 3400। अब 20 रुपए का लॉस है, तो पहले किस में जाएगा, गुडविल में। लॉस अगर 120 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बची हुई एसेट्स में जाएगा। बट और अगर ये कॉर्पोरेट एसेट होती तो 20 रुपए का लॉस इन सब में जाता, पक्का। 20 का 20 किस में जाएगा, गुडविल में। अब हमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। मैं क्या बात नहीं कर रहा, इंपेयरमेंट गेन की बात नहीं कर रहा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस की बात कर रहा हूं। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का मतलब क्या है, कि मान लो कि मैंने कोई एसेट कितने की खरीदी थी, यहां पर कितने रुपए की खरीदी थी 100 की, 2 सालों में मैंने कितना डेप लगा दिया था 10 और 10 20, तो कैरिंग अमाउंट कितनी रह गई थी 80, कैरिंग अमाउंट कितनी रह गई थी 80। और अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट आई थी बच्चों, मान लो 64 रुपए। तो लॉस कितने का डाल दिया था मैंने 16 रुपए का, समझ गए, पक्का। अब आगे से डेप कितना लगाने लग गया मैं इसके ऊपर, 64 डिवाइड बाय 8, 8 8 8। तो अब कैरिंग अमाउंट कितनी रहेगी 64 माइनस 24, 64 की होगी थी ना। यहाँ लॉस डालने के बाद कैरिंग अमाउंट रिवाइज कितनी रहेगी 64, 8 इंटू 3 डेप लग गए 24, तो ये कितने की रहेगी अब 40 की। तो यहाँ कैरिंग अमाउंट रिवाइज कितने की आ गई 40, समझ रहे हो या अकाउंट बनाऊं, पक्का। अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट वापस से कितनी हो गई 55 हो गई, केस 1। केस 2 रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई 58 हो गई। तो इस केस में कितना बढ़ रहा है 15, सेकंड केस में कितना बढ़ रहा है, तो बताओ फर्स्ट केस में कितना रिवर्स कर सकते हो लॉस, लॉस बुक कितना हुआ था पहले 16, और सेकंड केस में, तो फर्स्ट केस में तो 15 गेन बुक कर सकते हो आप बोलोगे, और सेकंड केस में कितना कर सकते हो 16। लेकिन ऐसा आंसर नहीं है, ऐसा आंसर नहीं है। एएस कहता है कि पहले वो वैल्यू निकाल लो, अगर इंपेयरमेंट लॉस लगा ही नहीं होता तो ये एसेट यहाँ कितने की होती, अगर इंपेयरमेंट लॉस लगा ही नहीं होता तो क्या होता 100 रुपए की एसेट होती, 10 10 10 10 10, 5 बार डेप कितने लगते 50। तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं लगा होता तो मैक्सिमम कितना होता 50, तो 50 से ऊपर नहीं जाना। तो पहले क्या निकालोगे मैक्सिमम रिवर्सल कितने का 10, पहले क्या निकालोगे मैक्सिमम रिवर्सल 10, और फिर क्या निकालोगे 15। इन दोनों का लोअर ही रिवर्स कर सकते हो, तो 10 से ऊपर रिवर्स नहीं करना। आप बताऊं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जैसे ही इंपेयरमेंट लॉस लगाया था यहां पर कितने रुपए का 16 का, तो आपका 16 रुपए एक साथ राइट ऑफ हो गया, तो आगे का डेप 2-2 रुपए आपने पहले ही कम लगा दिया, तो 2-2 रुपए का लॉस, तो ऑलरेडी 6 रुपए का लॉस तो अपने आप बाय वे ऑफ रिड्यूस डेप ही क्या हो गया कम। अदरवाइज आप डेप कितना लगाते, इंपेयरमेंट लॉस ना भी लगाओगे तो भी डेप लग के खत्म तो होता ही एसेट। तो आप ध्यान से देखो कि 30 रुपए का डेप भी तो आपका कितना लगा 24,
तो यहाँ आपके 16 रुपए का लॉस बुक होने की वजह से ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली 6 रुपए रिवर्स हो गया। कैसे रिवर्स हो गया? डेफ कम लगाया तो कितने रुपए ही है बचने को? 10। तो ये 10 ऐसे नहीं कहता है कि कितने रुपए का लॉस था, 16, 3 बार 2 इंटू 3 डेप की सेविंग होगी 10, ऐसे निकालो। ये क्या कहता है? पहले वो कैरिंग अमाउंट निकालो एज इफ देयर वाज नो इम्पेयरमेंट लॉस। कितना हो गया? 50। तो उससे ऊपर मत जाओ, उससे ऊपर मत जाओ। तो 50 से ऊपर एसेट की कैरिंग अमाउंट नहीं होगी। जैसे मैंने एसेट खरीदी, अकाउंट बना के बता देता हूँ फटाफट से तुम्हें। टू कैश कितने का था? 100 का। बाय डेप कितना लगता था हर साल? 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30 है। 2 साल बाद करा था ना, 80। अब मैंने आगे इंपेयरमेंट लॉस कितने का लगा दिया? 16 का। तो बाय लॉस कितने का आ गया? 16। तो कितनी कैरिंग अमाउंट रहेगी? 64। अगले साल से डेप कितना हो गया? 8। 3 सालों में कितना और लग गया? 24। तो कितना हो गया? 40। अब असेट भले ही कितने की भी हो जाए, मान लो असेट की कैरिंग अब वापस से रिकवरेबल अमाउंट कितनी होगी? 48। असेट की रिकवरेबल अमाउंट 48 होगी। अब मैंने देख लिया कि मैक्सिमम इधर क्या लिखेंगे? गेन जाएगा P&L में। इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल है ये। एक्चुअली इंपेयरमेंट गेन नहीं है, ये क्या है? इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल है। लेकिन मैंने बोल दिया कि इधर हद मार के किससे ऊपर नहीं आएगा? 10 से। क्योंकि असेट कैरिंग अमाउंट किससे ज्यादा नहीं जाएगी? 50 से। तो वो बोलता है कि अगर रिवाइज्ड रिकवरेबल अमाउंट 52 है तो मैं कितना डेबिट करूंगा? 10 से। वो बोलता है 48 ही है, तब कितना करूंगा? 8। फिर कितना करूंगा? 8। पक्का? क्योंकि गेन हुआ ही कितने का है तब तो? 8 का ही हुआ है। पक्का? और अगर 52 बोले तो क्या है? 10। पक्का? समझ गए? तो वो कैरिंग अमाउंट निकालो जो बिना किसके होती? इंपेयरमेंट लॉस की। क्योंकि 5 साल बाद तो कैरिंग अमाउंट 50 होती। 50 से ऊपर कहाँ जा रहे हो? उससे ऊपर नहीं जा। तो ये रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है जो आपके थियरी में लिखा हुआ है। पक्का? तो बच्चों ये तुम्हारा मतलब जितना मैंने बोला है इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी और भी क्या है, थियरी है, जिसका मैं सेकंड पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। तो वो एक बार सुन लेना, रिस्क मत लेना। लेकिन मेजर पोर्शन कौन सा है? यही है जितना हमने किया है। अब ये देखो, गुडविल अगर बैलेंस शीट में है तो क्या है बताओ? बॉटम अप टेस्ट कब लगाना? जब गुडविल एलोकेट ना हो सके। सही है या नहीं? नहीं। टॉप डाउन लगाना इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। अप्लाई बॉटम अप एंड टॉप डाउन इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो कौन सा सही है? सी सही है। ऐसे सेम किसका है? कॉर्पोरेट एसेट का है। तो ये कर लेना। अब आगे क्या है मैं अगले वीडियो में और बोलूंगा। जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन उनकी जरूरत मतलब सुन तो लेना ही ना, जितने भी टाइम की बनेगी 2 पे चला के। लेकिन हाँ, मोटा मोटी पेपर में इसी से आएगा। वो थोड़ा सा क्या सी कैटेगरी के टॉपिक्स है, लेकिन बना देंगे रिवीजन। ठीक है? लव यू सो मच।